हाँ तो ध्यान दीजिए, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास किसी भी सिस्टम का एक ऐसा पॉइंट होता है जहां तुम उस पूरे सिस्टम को हटा के उसको एक पॉइंट मास की तरह दिखा दो। जैसे मान लो ये बॉडी है, अगर हम तुमसे बोलेंगे कि देखो भाई इतना बड़ा हमको मार्कर नहीं रखना है, हमको इसको एक पॉइंट मास की तरह दिखाना है, बताओ कहां दिखाओगे? तो जरूर इस पे एक ऐसा पॉइंट होगा, जरूर इस पे एक ऐसा पॉइंट होगा जहां आप इस तरह से नेचुरल वे से है ना, आप इसको बैलेंस करके आप देख पाइएगा कि हाँ यहीं पे इसका टोटल मास एक तरह से लाई कर रहा है। क्या बोलते हो, सही है? इस तरह का पॉइंट, इस तरह का पॉइंट जहां आप इस पूरे मास डिस्ट्रीब्यूशन को या यूं कहो पूरे मास के सिस्टम को कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। पूरा मास अलग अलग जगह है लेकिन आप उसको कंसंट्रेट करके यहां मान सकते हैं। that type of particular system, that type of particular point of any system is called center of mass. center of mass किसी भी सिस्टम का एक ऐसा पॉइंट होता है जहां उस सिस्टम में जो अलग अलग जगह मास रखा हुआ है उन सबको आप एक जगह कलेक्टिवली मान सकते हैं, और सिस्टम पे जितना भी इंडिविजुअल फोर्सेस काम कर रहा है, अगर सारे फोर्सेस के रिजल्टेंट को आप डायरेक्टली उस पॉइंट पे लगाएंगे, अगर सारे फोर्सेस के रिजल्टेंट को आप डायरेक्टली उस पॉइंट पे लगाएंगे तो सिस्टम बिल्कुल वैसा ही बिहेव करेगा जैसा कि इंडिविजुअल फोर्सेस के केस में पहले कर रहा था। जैसे देखो, ये 4 फिंगर का फोर्स इस पर्टिकुलर बॉडी के mg को बैलेंस किया है। क्या तुमको दिखाई दे रहा है? यस। ठीक, अगर हम इन चारों फोर्सेस के रिजल्टेंट को डायरेक्टली हम इस पॉइंट पे लगाएं तो ये भी तो mg को बैलेंस करके रखा है। जो काम तुम इस पॉइंट पे देख रहे हो, अगर मेरा ये फिंगर यहां फोर्स लगाता तो क्या ये बैलेंस करके रखता उसको? नो सर। केवल यही एक ऐसा जगह है जहां पे चारों फोर्सेस के रिजल्टेंट को अगर हम अप्लाई करेंगे तो वो सिस्टम को फिर से बैलेंस कर देगा। इज दिस क्लियर? that particular point of any system or any kind of mass distribution is called center of mass. क्या मेरी बात समझ में आई? यस। ठीक है, थोड़ा डेफिनेशन लिख लीजिए फटाफट, डेफिनेशन लिख लीजिए आप लोग सब कोई सेंटर ऑफ मास का। that point of any system or body at which total mass of that system is supposed to be concentrated, total mass of that system is supposed to be concentrated and resultant of forces acting on system if applied directly at that point, comma, system shows same type of behavior, as in case of individual forces, comma is known as center of mass,
ठीक है जी? यस यस सर। अब देखिए, सेंटर ऑफ मास में 3 टर्म होता है। एक होता है सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। जैसे मान लो मेरे पास ये एक सिस्टम है, यहां पे एक मास है m1, यहां पे एक मास है m2, ऐसे ही इसमें बहुत सारा मासेस है। मान लीजिए यहां पे एक मास है mn। तो आप समझ पा रहे होंगे ना, इन सारे मासेस का कहीं ना कहीं एक जगह सेंटर जरूर होगा जहां आप इस टोटल मास के बराबर एक मास मान सकते हो। करेक्ट है? यस जैसे अभी इस पेन पे दिखाए थे कि हाँ जी यहाँ एक पॉइंट है जहां आप टोटल मास को कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। सच काइंड ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये पोजीशन है, ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है। उस सिस्टम के अंदर सेंटर ऑफ मास यहाँ है। उस सिस्टम को हटा के अगर आपको टोटल मास एक जगह दिखाना है तो यहां दिखाइए। इस पूरे सिस्टम को हटा के अगर आपको टोटल मास एक जगह दिखाना है तो यहां दिखाइए। उसका जो पोजीशन दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब जरा सोचना कि जो सिस्टम आप पकड़े हैं, अगर उसमें एग्जिस्ट करने वाला सारा मासेस, उसमें एग्जिस्ट करने वाला बॉडीज अगर घूमने लगे, जैसे एक रूम में हम लोग 10 आदमी खड़े हैं, 10 आदमी है ना एकदम रूम में चारों तरफ से खड़े हैं, तो भाई ठीक है सेंटर ऑफ मास है कहीं। अब अगर हम 10 आदमी एक बार चलना स्टार्ट करें, इधर उधर घूमना स्टार्ट करें, तो क्या सेंटर ऑफ मास वहीं पड़ा रहेगा जहां पहले था? नो सर सेंटर ऑफ मास भी अपना पोजीशन बदलेगा। जैसे मान लो ये इधर जा रहा होगा, सपोज ये इधर जा रहा होगा V1 से, ये इधर जा रहा होगा V2 से, ये इधर आ रहा होगा V3 से या Vn से, तो क्या लगता है कि सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे खड़ा होगा क्या? नहीं ना, वो भी इधर आ रहा होगा ना। यस That is called velocity of center of mass. अगर सिस्टम के अंदर जो मौजूद बॉडीज है वो अगर मूव कर रहा है तो सेंटर ऑफ मास भी एक जगह पे नहीं रहेगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास भी एक जगह पे नहीं रहेगा, वो भी मूव करेगा। जिस वेलोसिटी से, जिस रेट से सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है, पोजीशन को चेंज कर रहा है, उसको आप कहते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो पहला था पोजीशन सेंटर ऑफ मास कि सेंटर ऑफ मास कहां है। दूसरा है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कि बॉडीज के मूव करने की वजह से सेंटर ऑफ मास किस वेलोसिटी से चल रहा है। एंड थर्ड इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एकदम सही भाई, वो जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आया है उसका रेट ऑफ चेंज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा। जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आया है उसका अगर चेंज हो रहा होगा, समय के साथ बदलाव हो रहा होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास में 3 चीज कि एक कहां है, पोजीशन सेंटर ऑफ मास, किस वेलोसिटी से चल रहा है और उसके वेलोसिटी का चेंज क्या है। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। क्या फंडामेंटल समझ में आ रहा है, क्या पढ़ने जा रहे हो? यस सर यस सर। आज के क्लास में हम लोग ध्यान लगाएंगे इस पर, और हम लोग एक चीज बता दें आपको क्लियरली कि सेंटर ऑफ मास का जो भी क्वेश्चंस बनता है लगभग 70 to 80% इसका क्वेश्चन होता है। कुछ अलग अलग अच्छे कंपटीशन में आपको वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास और एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास मिलेगा, बट बेसिक वे से अगर बात किया जाए तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला पार्ट में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक डेरिवेशन है कि आखिर किसी सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालने के लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होना चाहिए। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। डेरिवेशन फॉर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्चुअली इसका फॉर्मूला भी हम लिख देते हैं। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है m1r1 प्लस m2r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। हम 2 के लिए लिखे, जगह था,
अगर 3 रहेगा तो ये 3 तक जाएगा, 4 पार्टिकल रहेगा 4 तक जाएगा, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, हाउ इट कम्स। ठीक है, ये तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस, इस पे एक मास है m1, उसका पोजीशन वेक्टर है r1, यहां पे एक मास है m2, उसका पोजीशन वेक्टर है r2। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे थोड़ा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, इतना नोट करने का जगह छोड़िए, कुछ स्टेटमेंट लिखिए आप। तैयार हो? यस सर। यस सर। लिखिए, लेट अस कंसिडर two masses, let us consider two masses m1 and m2 having position vector, two masses m1 and m2 having position vector r1 and r2, having position vector r1 and r2, present in system, present in system, तो स्टॉप, आगे लिखना, considering कैपिटल F1, वेक्टर का साइन मतलब F1 लिखना है कैपिटल लेटर में, कैपिटल F1 एंड कैपिटल F2, वेक्टर का साइन दे लेना, फोर्स है। कैपिटल F1 एंड कैपिटल F2 आर टू एक्सटर्नल फोर्सेस, and small f1 and small f2, small f1 and small f2, वेक्टर का साइन दे लीजिएगा, are two internal forces acting on mass m1 and m2 respectively, acting on mass m1 and m2 respectively, acting on mass m1 and m2 respectively. Now see that. So net force acting on m1 पे लगने वाला नेट फोर्स क्या हम लोग लिख सकते हैं, F1 प्लस स्मॉल f1 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आप इसी को लिख सकते हैं, F1 प्लस f1 इज इक्वल्स टू मास, एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन। बोलो बोलो, सही है? यस सर। इसी तरह से अगर आप M2 पे बात करोगे तो आपका आएगा F2 प्लस F2 इज इक्वल्स टू M2 इज इक्वल्स टू M2 M2 d स्क्वायर R2 बाई dt स्क्वायर, ये है इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को ऐड करो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, आप 1 और 2 इक्वेशन को ऐड किए तो 1 इक्वेशन में था F1 और स्मॉल f1, और 2 इक्वेशन में है F2 एंड स्मॉल f2, और राइट हैंड साइड में आया है m1 d स्क्वायर r1 बाई dt स्क्वायर, और दूसरा आया है m2 d स्क्वायर r2 बाई dt स्क्वायर, m1 d स्क्वायर r1 बाई dt स्क्वायर, m2 d स्क्वायर r2 बाई dt स्क्वायर। ये तुम्हारा इक्वेशन एडिशन के बाद आया। अब एक लाइन समझना, कोई भी सिस्टम का जब बात करते हैं, पूरे सिस्टम का, तो याद रखना इंटरनल फोर्सेस का रिजल्टेंट हमेशा जीरो होता है। कितना होता है?
0। ठीक है, इंटरनल फोर्सेस का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट, एक स्मॉल f1 स्मॉल f2 का रिजल्टेंट वो हमेशा 0 होता है। रिजल्टेंट ऑफ इंटरनल फोर्सेस फॉर एनी सिस्टम इज 0। इसका मतलब स्मॉल f1 और स्मॉल f2 का जब आप सम करोगे तो ये 0 आएगा। सो आखिर आपके पास बचा क्या? आपके पास बचा f1 और f2 बड़ा वाला इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर को अगर तुम कॉमन ले लो तो अंदर बचा है m1r1 और बचा है m2r2। क्या तुम इमेजिन कर पा रहे हो कि पीछे वाला स्लाइड देख लो जरा, ये देखो, ये दोनों तो ऐड होके 0 हो गया, बच गया लेफ्ट में f1 f2 और इसमें डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर कॉमन ले लिए, m1r1 प्लस m2r2। क्या सही है? या f1 प्लस f2 का मतलब है नेट फोर्स। अब यहां पे मेरे पास है डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर और है m1r1 प्लस m2r2। समझिए, आप अगर m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको m1 प्लस m2 से डिवाइड भी करना होगा। इक्वेशन सेम रहा? यस सर। ठीक, अब जरा गौर करो, वैभव भी आ गया क्या? यस सर, वो थोड़ा नेटवर्क का इशू हो रहा था, वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा था। अच्छा ठीक, अभी देखो इसको, कंपेयरिंग दिस विथ क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। सही है? एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम का मतलब होता है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक है, पूरा का पूरा सिस्टम का एक्सेलरेशन वही होगा जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है। अब आप जरा गौर से देखो, क्या ये m1 प्लस m2 मिलके पूरे मास ऑफ सिस्टम के जगह पे है? यस। तो जो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का टर्म है, क्या वो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की जगह पे है? यस। तो आपको इस कंपैरिजन से क्या मिला? सो वी गेट कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज नथिंग एल्स बट सिंपली m1r1 प्लस m2r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन होगा दैट इज नथिंग एल्स बट सिंपली m1r1 प्लस m2r2 divided by m1 plus m2 divided by m1 plus m2. This is position vector of center of mass. This is position vector of center of mass. This is position vector of center of mass. ये हमारे सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर। क्या मेरी बात क्लियर समझ में आ रही है? ये लास्ट लाइन कैसे लिखें सर वहां पर? हाँ ठीक है, देखो इसको इसके साथ कंपेयर करो। m1 प्लस m2 ये पूरे सिस्टम का मास है। यस सर। तो यहाँ r सेंटर ऑफ मास के जगह पे ये पूरा टर्म आया। यस सर, समझ गया। इसका मतलब पोजीशन वेक्टर जो सेंटर ऑफ मास लिखे हैं वो एक्चुअली यही है। यस सर। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर हो गया m1r1 प्लस m2r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। कहीं कोई दिक्कत इस डेरिवेशन में आपको किसी को? नो सर। यही से चीजें, हाँ बोलो। नहीं है सर। ठीक, अब यहां से हम लोग थोड़ा इसका केस देखेंगे अलग अलग।
थोड़ा न्यूमेरिकल वाइज इस चीज को देख रहे हैं। हाँ, सबसे पहला चीज, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर जो आप लिख रहे हैं वो m1r1 है प्लस m2r2 है। अगर हमारे पास 3 रहेगा तो 3 तक, अगर हमारे पास 10 रहेगा तो 10 तक, हमारे पास जितना भी मासेस रहेगा वहां तक आपको ये इक्वेशन लगातार यूज करते चलना, वहां तक आपको ये इक्वेशन लगातार यूज करते चलना। ओके, mn टोटल में मास का m1 m2 ऐसे आगे बढ़ो mn तक, ठीक है। अच्छा, इसको आप समेशन फॉर्म में लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ mi ri, i का वैल्यू 1 से लेके n तक, ये ऊपर वाला हो गया, और नीचे समेशन ऑफ mi, i का वैल्यू 1 से लेके n तक। ये समेशन जानते हो ना, 1 से लेके 2 3 4 जितना पार्टिकल रहेगा सबको लेके चलना है। अच्छा, जब आप पोजीशन वेक्टर बोलते हो, तो एक्चुअली 3 कोऑर्डिनेट्स हो सकता है। सेंटर ऑफ मास के पोजीशन का x कोऑर्डिनेट हो सकता है, एक बार बोलो तो सब कोई जो हम बोले, सेंटर ऑफ मास के पोजीशन का x कोऑर्डिनेट हो सकता है, बोलो। सेंटर ऑफ मास के पोजीशन का x कोऑर्डिनेट हो सकता है। बिल्कुल, उसी तरह सेंटर ऑफ मास के पोजीशन का y कोऑर्डिनेट भी हो सकता है, सेंटर ऑफ मास के पोजीशन का z कोऑर्डिनेट भी हो सकता है। तो आप अगर एक ही बार में पोजीशन ना निकाले, आप अलग अलग कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहें, जैसे x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, जैसे आप चाहते हैं अलग से y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना, आप अलग से चाहते हैं z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना, तो आप x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए केवल उसका x कोऑर्डिनेट्स, पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट पे ध्यान दे दीजिए। हम 2 के लिए लिख रहे हैं, बाकी तो तुम समझ गए ना, 3 रहेगा तो 3 तक, 4 रहेगा 4 तक जाना है। ओके, यस सर। अगर तुमको y कोऑर्डिनेट चाहिए सेंटर ऑफ मास का, तो सभी के y कोऑर्डिनेट पे ध्यान दे दो। 2 पहले लिख दिए, गलती हो गया, लिख लेना m1 प्लस m2। अगर तुमको z कोऑर्डिनेट चाहिए तो सभी के z कोऑर्डिनेट्स पे ध्यान दे दो, हर पार्टिकल के z कोऑर्डिनेट्स पे ध्यान दे दो। अब एक बात बताओ, अगर तुम तीनों कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास के पोजीशन का निकाल चुके हो, तो वेक्टरली भी तो तुम चाहोगे तो r सेंटर ऑफ मास लिख ही सकते हो ना। x सेंटर ऑफ मास में i कैप, y कोऑर्डिनेट में j कैप और z कोऑर्डिनेट में k कैप। क्या बोलते हो? यस सर। ठीक है। अब जरा एक चीज बताओ सब कुछ सोच के, तुम लोग को कोऑर्डिनेट्स लिखना आता है? यस। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए एक दो क्वेश्चन करते हैं। मेरे पास ये एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है जिसके चारों वर्टेक्स के ऊपर 4 अलग अलग तरह का मास है। यहां पे मास है 2 kg, यहां पे मास है 3 kg, यहां पे मास है 4 kg और यहां पे मास है 1 kg। तुमसे बोला गया ये जो लेंथ आपको दिखाई दे रहा है ये है 5 मीटर और ये जो दिखाई दे रहा है ये है 2 मीटर। तुमसे बोला गया फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू 2 kg। आपको सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बताना है 2 kg वाले ब्लॉक के रिस्पेक्ट में। सर अगर कुछ नहीं मेंशन है कि किसके रिस्पेक्ट में बताना है तो भाई किसी को ले ले, बस आंसर में लिख देना कि तुम जो आंसर लिख रहे हो वो किसके रिस्पेक्ट में है। अभी क्वेश्चन बोल दिया 2 kg तो तुमको 2 kg के रिस्पेक्ट में सोचना होगा। जब कुछ इस तरह का सेक्शन तुमको बोल दिया जाए तो जिसको भी बोलेगा उसको लेना पड़ेगा ओरिजिन। ओके, और फिर तुमको सभी का कोऑर्डिनेट्स लिखना पड़ेगा। ये एक्स एक्सिस तो इसके परपेंडिकुलर ये वाला है वाई एक्सिस। बोलो बोलो बोलो। यस सर। ठीक,
सोच के बताओ, 2 kg का कोऑर्डिनेट है 0 0, 3 kg का कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0 5 की 50? सर 50। वेरी गुड, वेरी गुड। 4 kg वाले का कोऑर्डिनेट्स बताओ। 5,2। वेरी गुड। और इसका 0,2। 0,2। अब अगर आप x सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालना चाहते हैं तो देखिए, सबको x सोचना, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 0 और नीचे सारे मासेस का सम 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 1 कितना आया? 15 और 20 35 और नीचे कितना है? 10। 35/10 मतलब 3.5 मीटर। अगर y कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का लिखना है तो सभी का y सोचो, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 और नीचे सारे मासेस का सम 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 1 कितना आ गया? ऊपर 8 और 2 10 और नीचे 10, 1 मीटर। मतलब आप ऐसे समझ लो कि सेंटर ऑफ मास 1 मीटर, 1 मीटर मतलब इधर, और यहाँ 3.5 मतलब देखो ये पूरा 5 है, बीच में 2.5 आएगा। हम देखो, हम डिवाइड कर रहे, थोड़ा समय हम तुमको समझाना चाह रहे हैं कि ये कैसे लिखा जाए, थोड़ा सोच समझ के लिखा जाए। ओके, देखो ये बीच का लाइन 2.5 और ये बीच का लाइन 1 मीटर पे है। यस सर। यस सर। लेकिन हमको 3.5 और 1 मीटर जाना है, मतलब 3.5 और 1 मीटर कहीं यहाँ होगा। यस सर। ठीक है, दिस इज पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कोऑर्डिनेट 3.5, 1। आई होप सो यू अंडरस्टैंड दैट कि क्या लिखा हुआ है। यस सर। अगर हम तुमसे बोले भाई पोजीशन वेक्टर बता दो सेंटर ऑफ मास का, तो तुम्हारा आंसर हो गया 3.5 आई कैप और प्लस 1 जे कैप। इज दिस क्लियर? यस सर। अगर हम तुमसे बोल दे कि भाई ये है तुम्हारा पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास का, अगर हम तुमसे बोल दे कि डिस्टेंस बता दो सेंटर ऑफ मास का, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 2 kg, 2 kg से, तो कुछ नहीं करना है, ये r जो अभी तुम निकाले उसका मॉड निकाल देना है, अंडर रूट 3.5 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रही है? यस। ये अगर तुम सही तरीके से कोऑर्डिनेट लिख लिए तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालना एकदम आसान है, जो हम बता चुके, बस वहीं से बनाइए। थोड़ा आगे देखो, एक और क्वेश्चन करो। देखो, मान लो एक हम लोगों के पास इस तरह का इक्विलैटरल ट्रायंगल है, हर जगह एज लेंथ है L L L, यहां का मास है 2 kg, यहां का मास है 3 kg और मान लो यहां का मास है 4 kg। तुमसे बोला गया फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। हम लोग अपने कन्वीनियंट के लिए इस 2 kg वाले को है ना ओरिजिन मान लो 0 0। अगर ये 0 0 है तो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है ना। यस। ठीक, चलो जी कोऑर्डिनेट्स बताओ। 3 का कोऑर्डिनेट बताओ, 3 kg का कोऑर्डिनेट बताओ। 3, L 0 ना, L है। 4 kg का बताओ। बताओ बताओ 4 kg का। फंस गया? सर बन जाएगा सर। बता ना।
देखो भाई, सब चीज आसान थोड़ी ना होगा, रेक्टेंगल और स्क्वायर। देखो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, 60 डिग्री होगा, यस तो x कोऑर्डिनेट होगा l का cos 60 और y कोऑर्डिनेट होगा l का sin 60। अब समझा? यस सर। l cos 60 और l sin 60, मतलब x कोऑर्डिनेट है l/2 और y कोऑर्डिनेट है √3l/2। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस अब फिर से यहां से अगर तुमको चाहिए तो आप आराम से सॉल्व करते जाओ। अगर x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास चाहिए, देखो 2 × 0 3 × l प्लस 4 × l/2 और नीचे 2 + 3 + 4 सॉल्व कर लेना अपना। इसी तरह अगर y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास चाहिए तो 2 × 0 3 × 0 4 × √3l/2 और नीचे में 2 + 3 + 4 सॉल्व कीजिए, जो आएगा वही आंसर। आई होप सो आप समझ गए कोऑर्डिनेट्स कैसे लेते हैं। यस यस सर। ठीक, तो सेंटर ऑफ मास का जब भी तुमको पोजीशन निकालना पड़ा, खास तौर पे ऐसे केस में जहां पार्टिकल्स गिवन है, यू हैव टू गो थ्रू दिस वे। जहां पार्टिकल्स गिवन है यू हैव टू गो थ्रू दिस वे। क्लियर है? यस